नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज फिल्म्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मजेदार होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। इन वीडियोस का भी अच्छे से फायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने भाग 5 स्टार्ट किया था और उसके तहत हमने राष्ट्रपति और उससे उपराष्ट्रपति के बाद में संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और सीओएम जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उससे संबंधित तमाम सारे आर्टिकल देख लिए थे। आज हम संसद वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 79 से हम जो आगे की यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम पहले पूरे की पूरे जो संसद वाला जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर बाद में एक अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर सारे ही आर्टिकल बहुत ही इजी ढंग से किस तरीके से लर्न किए जा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद में पीवाईक्यू के साथ में संसद वाले चैप्टर को हम सबमिट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने राष्ट्रपति के संबंध में जो भी आर्टिकल थे वो देख लिए थे कि 52 से 62 और 63 से 73 तक के जो आर्टिकल है वो हमने देख लिए थे। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब पढ़े थे तब 74, 75 और 78 नंबर का आर्टिकल भी देखा था। और इसके अतिरिक्त 76 और 77 भी हमने देखा था। 77 जो था वो महान्यायवादी से संबंधित था। हालांकि आपके अभी पीएसआई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको डिटेल से कवर नहीं किया गया है। और 77 नंबर का जो आर्टिकल, जो कि राष्ट्रपति के नाम से तमाम सारे काम केंद्र सरकार के किए जाएंगे, तो वो तमाम सारी बातें यहाँ पर थी। आज जो है हम 79 से आगे वाली क्लास लेने जा रहे हैं। ये वाली क्लास जो है वो 123 आर्टिकल जो है वहां तक चलेगी। तो ये आर्टिकल किस तरीके से याद किया जाए, इसके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे और उस स्पेशल क्लास में किस तरीके से तमाम सारे आर्टिकल को सीरीज वाइज किसी एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक से किस प्रकार से याद किया जाए, तो वो उस क्लास के अंदर जो है हम प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल इस क्लास के अंदर हम पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, ताकि हमको किस आर्टिकल में जो कौन सा कंटेंट आना चाहिए वो तमाम सारा कंटेंट जो है हमको याद हो जाना चाहिए। तो आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे, आर्टिकल का भी लोड नहीं लेना है। अभी फिलहाल के लिए क्लास में जो कॉन्सेप्ट की चीजें पढ़ाई जा रही है उस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जब विशेषताओं वाली क्लास हुई थी तब बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया था। वहां पर मैंने एक और चीज बताई थी कि हमारे यहाँ पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है, या हमारे यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है, इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित है और ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन की जो संसद है, वो लंदन में एक वेस्ट मिनिस्टर हाउस में चलती है, इसीलिए उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं। और उसी प्रकार की हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था है, इसीलिए हमारी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। इस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में जो संसद होती है, इस संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद के 3 अंगों की अगर हम बात करें तो पहला जो अंग होता है वो वहां पर राजा होता है और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, ठीक है। दूसरे अंक की अगर हम बात करें तो लोकसभा होती है हमारे यहाँ पर। और तीसरे अंक की बात करें तो हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है, ठीक है। लोकसभा को कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और राज्यसभा जो होती है वो राज्यों की परिषद होती है, ठीक है। तो वो तमाम सारी चीजें जो है वहां पर भी होती है, हमारे यहाँ पर भी होती है। अच्छा, राष्ट्रपति को यहाँ पर क्यों शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति को शामिल करने के पीछे अगर रीजन हम देखना चाहें तो राष्ट्रपति को शामिल करने के पीछे पहला जो रीजन है वो तो हमें ये नजर आता है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसमें कोई भी विधि तब तक पारित नहीं समझी जाती, तब तक अपने अस्तित्व में नहीं आती जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर ले। जैसे कि हम आगे बाद में पढ़ेंगे कि, और राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी बिल को पास भी कर दे तो वो तब तक विधि नहीं बनती, वो तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। यानी कि वो विधि बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। पहली बात, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद में शामिल किया गया है। दूसरा, क्यों संसद में शामिल किया गया है? क्योंकि संसद के ये दोनों ही सदन है, अगर इनका सत्र को बुलाना हो, सत्र को आहूत करना हो, या सत्र को अवसान करना हो, सत्र को खत्म करना हो, या फिर सत्र को जैसे लोकसभा निम्न सदन का विघटन करना हो, तो ये तमाम सारे कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। हालांकि ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के उपरांत किए जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है, कि जब सत्रावसान काल चल रहा होता है तब राष्ट्रपति संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है उन पर अध्यादेश भी 123 के तहत जारी कर सकती है। इसीलिए राष्ट्रपति को हमारे संसद में एक अंग के भांति शामिल किया गया है कि संसद जो है वो बिना राष्ट्रपति के
जो है नहीं काउंट की जाएगी। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो सबसे पहले अगर हम लोकसभा की बात करना चाहें, अगर लोकसभा के उपनामों की अगर हम चर्चा करना चाहें, तो लोकसभा के कौन कौन से उपनाम है। तो पहला तो इसका उपनाम है कि ये जो है आपके निम्न सदन इसको कहा जाता है, निम्न सदन इसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी इसको कहते हैं। इसी के अतिरिक्त इसको जो है लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको जनता का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं। हालांकि पहले जो है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स ही नाम था, 1954 में ही लोकसभा नाम रखा गया। तो ये तमाम सारे उपनाम किसके हैं, लोकसभा के। इसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा के उपनामों की ओर देखना चाहें, तो राज्यसभा को जो है वो जैसे इसको निम्न सदन कहते हैं तो इसको उच्च सदन कहते हैं। अच्छा, इसको उच्च सदन और उसको निम्न सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे प्रबुद्ध जो लोग हैं वो बैठते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारी संघीय व्यवस्था की एक परिरक्षक के रूप में सामने होती है, क्योंकि ये राज्यों से संबंधित जितने भी फेडरल संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको भी देखती है, और कोई भी बिल जो है लोकसभा से जल्दबाजी से पास ना हो पाए तो उन तमाम सारे मामलों को देखती है, इसलिए इसको उच्च सदन भी हम कहते हैं। इसमें अमूमन जो है ज्यादातर बुजुर्ग ज्यादा होते हैं, इसीलिए भी इसको बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। और इसका एक और दूसरा नाम है कि इसका नाम दूसरा सदन भी है। अच्छा, इसको प्रथम सदन और इसको दूसरा सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम सदन कहने के पीछे कारण यह है कि जैसे हम जब बाद में पढ़ेंगे तब ये पता लगेगा कि लोकसभा की शक्तियां कई मायने में राज्यसभा से कई ज्यादा है। जैसे कि अगर आप धन विधेयक का मामला देख लो, आप संयुक्त अधिवेशन का मामला देख लो, कि वहां पर जो है लोकसभा अध्यक्ष को कितनी सारी शक्तियां मिली हुई है। तो इसी वजह से इसको प्रथम सदन और इसको द्वितीय सदन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको जो है आप फेडरल फेडरल सभा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राज्यों के विधानसभाओं से चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो आते हैं, वो बैठते हैं, और राज्य सूची जो होती है उन मामलों पर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। या फिर यूं देखो कि राज्यों की, हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की जो हैसियत है उस हैसियत को बनाए रखने के लिए राज्यसभा काफी ज्यादा जरूरी होती है, संघीय व्यवस्था की संरक्षक के रूप में जरूरी होती है। इसको इसीलिए इसको जो है फेडरल सभा भी हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको राज्यों की परिषद भी कहते हैं, राज्यों की परिषद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वही इसका मूल रूप से नाम था। हालांकि राज्यसभा जो है ये भी नाम जो है 1954 में ही बदला गया। अब हम अगर सदस्य संख्या की बात करें, तो सदस्य संख्या, अगर लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होगी, सदस्य संख्या की बात करें तो संविधान में यह उल्लेखित है कि अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी, यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वो 552 हो सकती है। ठीक है, 552 किस प्रकार से हो सकती है, तो वो इस प्रकार से हो सकती है कि अभी जो है 552 में से 530 जो है वो तो राज्यों से होगी। ठीक, इसके अतिरिक्त जो 20 है वो आपके यूटी से होगी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है, जैसे कि अभी वर्तमान में 6 + 2 8 जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद में, तो वो यूटी से 20 सदस्य होंगे। और इसके अतिरिक्त 2 जो सदस्य होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। और ये एंग्लो इंडियन सदस्य जो है, हालांकि अभी अगर आप देखना चाहें तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं वो आरक्षण अभी 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इसको फिनिश कर दिया गया है। यानी कि अब जो है एंग्लो इंडियन सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नामित किए जाते थे, वो अब नामित नहीं किए जाएंगे, वो 104वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया है। अब अगर हम देखें कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, तो वर्तमान में अगर सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि 543, पहले 545 थे, क्योंकि ये 2 हटा दिए इसलिए 543 अभी सदस्य संख्या है। और ये 543 जो सदस्य संख्या है, इस 543 को अगर हम राज्यों यूटी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो वो किस प्रकार से किया हुआ है, तो आप इसमें से 6 घटा लो, इसमें से 1 घटा लो। ठीक है, तो ये 524 + 19, यानी कि राज्यों से कितने होंगे, 524 सदस्य होंगे, और यूटी से कितने होंगे, 19 सदस्य अभी वर्तमान में जो है वो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के अगर सदस्यों की बात करें
सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या अगर अधिकतम की बात करें तो मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, अब 250 सदस्य जो मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में तो 245 सदस्य ही है, 245 सदस्य ही है। अब आप ये देखो कि जैसे यहाँ पे 552 है तो फिर वर्तमान में 543 ही क्यों है, या फिर यहाँ पे 250 है तो वर्तमान में 245 ही क्यों है। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा, या फिर आपके अक्साई चीन वाला जो एरिया है, जो एलओसी तो ये पाकिस्तान और इंडिया वाला जो बाउंड्री होती है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है उसको कहते हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलओएसी जो है वो चाइना और भारत के मध्य है। तो ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये जब भी भारत में शामिल होगा तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो 7 सीटें रिजर्व रखी गई थी और यहाँ पर 5 सीटें जो रिजर्व रखी गई है वो क्यों रखी गई है। ठीक है, एक तो ये बात हमें समझ में आई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने कितने सदस्य नामित या मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके 12 और 8 जो सदस्य है, या ऐसा ऐसा लिख लो इसको, हाँ, यानी कि आप यहां पर अगर देखना चाहें तो ये जो 550 सदस्य है इसमें से 230 सदस्य जो है वो तो राज्यों से चुने जाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार से चुने जाएंगे तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर में, कि अगर जब निर्वाचन पद्धति की बात करेंगे तब देखेंगे। 230 सदस्य राज्यों से होंगे, 8 सदस्य जो है आपके यूटी से होंगे। पहले ये 4 ही थे, परंतु जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था तो जम्मू कश्मीर को भी जो है वो यूटी बना दिया गया था, तो वहां के 4 सदस्य भी इसमें ऐड होके वो 8 सदस्य यूटी से अब चुने जाते हैं। और यूटी कौन कौन सी 3 है अभी वर्तमान में, तो आप देखेंगे कि जिनके पास में विधानसभाएं हैं, तो आप एक तो दिल्ली हो गया, एक आपके पुडुचेरी हो गया, ठीक है, और एक आपके JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये तीनों ही यूटी से 8 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो 12 सदस्य हैं वो 12 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। और मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा जब भी मनोनीत किए जाएंगे तो 4 क्षेत्रों से ये मनोनीत किए जाएंगे। समाज सेवा से वो होना चाहिए, साहित्य से वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर वर्णित है। जैसे कि अगर अपन इन क्षेत्रों का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं कि समाज सेवा, साहित्य और, हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान से ये जो है 12 ही सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में जो अभी 245 सदस्य हैं इसमें किस प्रकार से चीजें अभी फिलहाल के लिए हैं, तो आप जो है 12 ये इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्योंकि 5 सीटें घटानी है तो 5 सीटें आप राज्यों में घटा लो, 225 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। तो ये जो है वो अभी फिलहाल के लिए सदस्य जो संख्या है वो है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें कि इनमें निर्वाचन पद्धति क्या होती है, तो निर्वाचन पद्धति की बात करना चाहें, जैसे कि ये जो सीटें हैं वो कहां से हैं, राज्यों से चुने जाएंगे, ठीक है, ये यूटी से। और ये क्या होंगे, आपके मनोनीत होंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा कौन से 4 क्षेत्र हैं, तो वो है कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। इन चारों ही क्षेत्रों से इन 12 गणमान्य व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि 12 के 12 ही केवल कला से हो जाए, या 12 के 12 ही केवल विज्ञान से हो जाए, या फिर कला और विज्ञान से या कला और साहित्य से ही सारे के सारे सदस्य मनोनीत हो जाए, परंतु इन चारों ही क्षेत्रों में से जो है सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। हालांकि इसमें खेल भी बाद में शामिल किया गया था। तो ये जो हो गई वो तो हो गई आपके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य संख्या। अब बात करते हैं कि इन सदस्यों का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है। तो चुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राज्यसभा के चुनाव की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये राज्यों की सभा है, यानी कि राज्यों की जो, जैसे कि इनका जो चुनाव होता है वो राज्य विधानसभा से होता है। राज्य विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान होता है। अब राज्य विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होने से तात्पर्य हमारा क्या है, वो ये है कि जैसे आपको पता है कि जो स्टेट होता है वहां पर राज्य विधान मंडल होता है, और राज्य विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, या तो राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद होगी,
या फिर जैसे राजस्थान जैसे अगर स्टेट है तो वहां पर केवल राज्य विधानसभा ही होगी। तो ये राज्य विधान परिषद से चुनाव नहीं होता है, इसका इसका किससे होता है, राज्य विधान सभा से चुनाव होता है। यानी कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य है, राज्य विधानसभा के जो आपके एमएलए है यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही इसमें वोट डालते हैं। इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलसी जो है वो वोट नहीं डालते, यानी कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य है वो वोट नहीं डालते। अच्छा, वो जो वोट डालते हैं या फिर ये जो चुनाव पद्धति है इसका नाम क्या है, तो राष्ट्रपति में भी हमने पढ़ा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति। परंतु यहां पर एक नाम जो है वो अलग है कि आंशिक रूप से खुला मतदान है। आंशिक रूप से क्या है, खुला मतदान होता है। जबकि राष्ट्रपति में हमने यहाँ पे लिखा था गुप्त मतदान, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी जो मतदान पद्धति है वो गुप्त मतदान पद्धति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति में हमने ये गुप्त मतदान पद्धति पढ़ा था। अच्छा, ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जैसे राज्यसभा सपोज के राजस्थान से जो है आपके जो संख्या है, सदस्य संख्या है, या फिर ऐसे देखो कि 4 जो संख्या है वहां पर चुनाव होना है। ठीक है, 4 राज्यसभा की सीटें राजस्थान से चुनी जानी है। तो राजस्थान के जो कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर कोई निर्दलीय विधायक है या बाप के विधायक है, ठीक है, तो वो अगर वोट डाल रहे हैं तो अगर ये खुला मतदान नहीं होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस का कोई विधायक जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दे, या फिर बीजेपी का विधायक जो है वो निर्दलीय के पक्ष में वोट डाल दे। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि वो उसी दल के मतदान चिन्ह से जीत कर आया है, इसलिए उस दल के प्रति उसकी कुछ जो है रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को साबित करने के लिए उसे क्या किया जाता है, इस मतदान को खुला रखा जाता है ताकि वो सदस्य पार्टी लाइन के ऊपर ही जाकर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सके। ठीक है, अब बात करें हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति की, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनुपातिक पद्धति जो होती है इसको क्यों अपनाया जाता है, ताकि अल्पसंख्यक जो वोट है उनकी वैल्यू बनी रहे, अल्पसंख्यक जो ग्रुप है उनकी वैल्यू बनी रहे। अभी हम लोकसभा की जो अग्रता ही विजेता यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर आप ये पाओगे कि वहां पर अल्पसंख्यकों के वोटों की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो अल्पसंख्यक जो मत होते हैं, अल्पसंख्यक जो विचार होते हैं उनकी भी वैल्यू होती है, इसीलिए फर्स्ट पास द पोस्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये अप्रत्यक्ष पद्धति है तो यहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था, हालांकि डिटेल में तो मैंने वहां पे बता दिया था, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ठीक है, या यूं कह दो कि क्योंकि हर एक जो वोट है उसकी वैल्यू वहां पर रखी जाती है, इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। और एकल संक्रमणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वोट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जो सबसे कम सदस्य के जो वोट होते हैं वो उसकी सेकंड प्रेफरेंस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव जब हमने पढ़े थे तब इसको हमने डिटेल में देख लिया था। तो एकल संक्रमणीय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे कम वोट पाता है, सपोज के 3 सदस्य ए बी सी खड़े हुए हैं, ठीक है, अब ए को जो है वो एक जने ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, दूसरे मतलब ये जो बंदा था, जैसे कि सपोज के फर्स्ट बंदा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 बंदे ने वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बंदे ने 1, 3 और 2 वोट दिया। ठीक है, मतलब इसको प्रेफरेंस दी कि मेरे अनुसार पहला सदस्य ए चुना जाना चाहिए, अगर ए नहीं चुना जाता तो सी चुना जाना चाहिए, अगर सी नहीं चुना जाता तो बी चुना जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये कहता है कि मेरे अनुसार तो 3 नंबर पे ये होना चाहिए, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, यानी कि मेरे अनुसार बी राज्यसभा का सदस्य चुना जाना चाहिए, अगर बी नहीं चुना जाता है तो सी चुना जाए, सी नहीं चुना जाता है तो ए चुना जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे जो आपके नंबर 3 का सदस्य ये तो कहता है कि मेरे अनुसार तो सी चुना जाना चाहिए, अगर सी नहीं चुना जाए तो ए चुना जाए, और ए नहीं चुना जाए तो बी चुना जाए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो आपका 4 नंबर का है वो 1 की तरह बात करता है, 1, 3 और 2। ठीक है, 5 जो है वो 2 की तरह बात करता है, 3, 1 और 2। तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर ए को तो 2 वोट मिल रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे, इसी प्रकार से बी को भी 2 वोट मिल रहे हैं, परंतु सी को 1 ही वोट मिल रहा है, यानी कि सी सबसे पीछे है। क्योंकि सी सबसे पीछे है इसलिए इसके वोट क्या होंगे, इसको हटा देंगे रेस से, क्योंकि ये रेस में सबसे पीछे रह गया तो इसके वोट को हटा देंगे, और इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है
वो इसकी सेकंड प्रेफरेंस पर ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि इसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, 2। तो ये जो एक वोट है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ए को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए के वोट कितने हो जाएंगे, 3 वोट हो जाएंगे। और इस तरीके से ए जो है वो सांसद, राज्यसभा का सांसद चुन लिया जाएगा। ये मैंने आपको राष्ट्रपति क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सपोज जैसे राजस्थान से 200, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। सपोज के राजस्थान से 4 राज्यसभा सांसद चुने जाने, तो राज्यसभा सांसद को चुने जाने के लिए जो कोटा है, उस कोटा की उस कोटा की अगर हम गणना करना चाहें तो वो कोटा किस तरीके से आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे कुल वेद मतों की संख्या, कुल वेद मतों की संख्या, कुल वेद मतों की संख्या डिवाइड बाई हाँ, क्योंकि हमारे राजस्थान में कितने विधायक है भैया, 200 है। राजस्थान विधानसभा में कितने विधायक है, 200 विधायक है। 200 सपोज के जो आपके वेद मतों की संख्या 200 मान लो, ठीक है। राज्यसभा के कितने सांसद चुने जा रहे हैं, 4। तो यहां पर मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव में तो अपन ने 1+1 किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक जो है वो बताता है कि कितनी सीटों पर चुनाव होना है। तो यहां पर कितनी सीटों पर चुनाव होना है, 4 सीटों पर चुनाव होना है। तो इस एक की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर +1 लगाएंगे अपन, यानी कि राजस्थान में अगर किसी को सांसद का चुनाव जीतना है तो उसे कितने वोट चाहिए होंगे, तो 200 डिवाइड बाई 4+1 कितना हो जाएगा, 5+1, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40+1 यानी कि 41 वोट जिस भी सांसद को मिल जाएंगे, जिस भी व्यक्ति को मिल जाएंगे, वो राज्यसभा का सांसद हमारे यहां से निर्वाचित हो जाएगा। मैंने वहां पर निर्वाचक सूची भी आपको बताई थी कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो अपने ए बी सी डी 4 व्यक्तियों के नाम देगी। इसी प्रकार से कांग्रेस भी अपने जो है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 विधायकों के, मतलब 4 जो राज्यसभा सांसद है उनके नाम देगी कि भैया ये हमारे प्रत्याशी है। फिर इसके आधार पर जितने जितने वोट मिलते हैं उतने उतने वो ऊपर के सदस्य जो है इन दोनों ही पार्टी के चुन लिए जाते हैं। ये तो हो गई आपके कोटा पद्धति, या फिर यूं कह दो कि अप्रत्यक्ष चुनाव की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है राज्यसभा सांसदों के चुनाव की, वो हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम कि राज्यसभा के बाद में अगर लोकसभा की बात करना चाहें तो लोकसभा का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है। तो लोकसभा में चुनाव की जो पद्धति होती है वो होती है प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। कैसी पद्धति होती है, प्रत्यक्ष चुनाव की जो पद्धति होती है। अच्छा, यहां पर आप ये देखेंगे जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ना वो किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि आप देखोगे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा की तो एक ही सीट है, जबकि यूपी की जो है वो आपकी 31 सीटें हैं, जबकि राजस्थान की जो है आपके 10 सीटें ही हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, तो ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जिस राज्य की जनसंख्या डेंसिटी जितनी ज्यादा है उसको उतना ही ज्यादा प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मिलता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में हर राज्य का इक्वल प्रतिनिधित्व है, चाहे वो छोटा राज्य है तो भी उसको 2 सीटें दी गई है सीनेट में, चाहे वो बड़ा राज्य है तो भी उसको 2 सीटें दी गई है। तो हमारे यहाँ पर राज्यों में इस प्रकार की समानता नहीं है, जबकि अमेरिका में इस प्रकार की समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो चुनाव की पद्धति है वो अप्रत्यक्ष पद्धति है, और वो किस प्रकार से ये पद्धति का नाम है, किस प्रकार से कोटा निकाला जाता है, वो तमाम सारी प्रक्रिया अपन ने देख ली। अब हम देखते हैं लोकसभा में जो चुनाव पद्धति है वो है प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। और इस प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति में देखेंगे कि कौन वोट डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अप्रत्यक्ष में कह रहा हूं और यहां पे प्रत्यक्ष कह रहा हूं, तो इनमें क्या अंतर होता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बड़ा सिंपल सा अंतर इस तरीके से देख लो। जैसे कि आप जितने भी जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है जो 18 वर्ष के हैं, अगर वो वोट डाल पाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। अगर वो वोट नहीं डाल पाते हैं या फिर आपके द्वारा चुने गए सांसद या विधायक अगर वोट डाल पाते हैं तो वो होती है अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति कौन कौन सी होगी, जैसे कि आपने सांसद के चुनाव किए तो आपने वोट डाला होगा, इसलिए ये प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। विधायक के चुनाव होते हैं तो आपके वोट डाले जाते हैं, तो वो भी प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। आपकी जो है वार्ड पंच और इनके सरपंच के इनके चुनाव होते हैं तो यहाँ पर आप वोट डालते हैं, तो वो भी प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति। यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 18+ के जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है। हालांकि ये पहले 21 वर्ष था और इसको जो है 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में घटाकर कितना कर दिया है, 1988 का ये था, तो इसमें घटाकर इसको कितना कर दिया है, 18 साल कर दिया था।
ठीक है। और 18 साल के जितने भी युवा है, जो भी युवा और युवतियां हैं, वो वोट डाल पाते हैं किसमें, तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति कहते हैं। अब लोकसभा की जो चुनाव की पद्धति है, इसका जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPPS, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, इसका हिंदी में नाम क्या है, अगर इसका हिंदी में नाम हम देखना चाहें तो इसका नाम होता है अग्रेता ही विजेता, अग्रेता ही विजेता। इसमें किस तरीके से चुनाव होता है, तो सपोज के एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब यहां पर चुनाव होना है, तो सपोज आप ऐसा देखो कि सपोज ABCDEFG और H, ये इतने सारे कैंडिडेट सपोज के खड़े हुए हो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जो इनको वोट मिल रहे हैं वो इस प्रकार से मिल रहे हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। या फिर आप जो है एक किसी को किसी के वोट कुछ कम कर लो, जैसे कि आप इसके वोट अगर कम करते हैं हम, ठीक है, इसके वोट कितने कम कर रहे हैं हम, इसके सपोज के वोट 5 वोट कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये तमाम सारे वोट मिले हैं और 95 जो % जो है वो मतदान हुआ है, और ये इनको अपन काउंट करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। 95% जो मतदान हुआ है उसमें से अगर वोट देखना चाहें तो ए कैंडिडेट को 4 वोट मिले हैं, बी को 10 मिले हैं, सी को 11, डी को 12, ई को 13, एफ को 14, जी को 15 और एच को 16 वोट मिले हैं, ठीक है। तो ये वोट मिल जाने के बाद में तो चुना कौन जाएगा, तो हम यहां पर देखेंगे कि चुना जो अग्रेता ही विजेता पद्धति जो होती है, जो प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति है, उसके अंदर जो सबसे आगे हैं, रेस में जो सबसे आगे हैं, वही जो है आपके सांसद या विधायक चुन लिया जाता है। अब यहां पर क्योंकि अच जीत गया है, मतलब अच को चुन लिया गया है, तो आप यहां पर देखो अच के पक्ष में तो केवल 16 जने ही थे, जबकि इसके विपक्ष में अगर हम देखेंगे तो विपक्ष में लगभग 80 जने जो थे वो विपक्ष में थे, उसके बावजूद 16 वोट पाकर ही ये जीत गया। तो ये इसकी एक कमी होती है कि किस तरीके से इसमें बहुत ही कम चाहने वाले व्यक्ति भी जो है वो चुनकर सामने आ जाता है। तो जब मैंने आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व पढ़ाया था, तब मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो मत है उसकी वैल्यू होती है, जबकि यहाँ पर सपोज के ये कोई कम्युनिटी है, उसने केवल इसी कैंडिडेट को वोट दिया है, तो इसके वोट की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। या फिर ये देखो कि ये कोई दूसरी कम्युनिटी थी, उसके वोट की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये किसी एक छोटी सी कास्ट की वोटिंग को यहाँ पर गई थी, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। कहने का मतलब यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। दूसरी बात, क्यों हमने जो है यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया, या फिर जो है आप देखोगे यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया और यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अभी आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स एक गणना होती है, उसके बाद में ही उसमें जो है विजेता निकल कर आता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स गणना हमारी उस समय की जो जनता थी वो इतनी ज्यादा साक्षर नहीं थी, तो हो सकता है कि वो इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाती, ठीक है। उस समय हमको संसद में जो है वो स्थायी तो चाहिए था, ठीक है। अगर इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अगर हम ये वाला लोकसभा का चुनाव करते तो हो सकता है स्थायी सरकार ही नहीं बन पाती, क्योंकि अलग अलग दलों का अलग अलग जो मतलब है ना, कई सारे दल चुनकर आ जाते हैं और कई सारे व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं, और उनका हो सकता है कि फिर जो है मतलब स्थायी सदन जो है, स्थायी सरकार जो है वो नहीं बन पाती, ठीक है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो है वो पद्धति जो है थोड़ी सी आर्थिक रूप से कम खर्चीली है, तो राज्यसभा में हमने ये लागू की और लोकसभा में हमने ये लागू की। तो कुल मिलाकर जो FPPS है, अग्रता ही विजेता है, मतलब जो सबसे आगे रहेगा वही विजेता हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति वो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि लोकसभा में किस प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति यानी कि FPPS है, और राज्यसभा में किस प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम दूसरी चीजों की बात देखना चाहें तो हाँ ठीक है, दूसरी चीजें देखने से पहले एक बार इसको पढ़ ही लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि संसदीय जो प्रणाली है वो सरकार का कौन सा वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, जो कि ब्रिटिश मॉडल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। भारतीय संसद जो है उसमें 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति को क्यों इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये जब तक विधेयक को स्वीकृति नहीं दे, क्योंकि विधेयक इसकी स्वीकृति के उपरांत ही विधि बनती है, वही सदन को आहूत करने, उसको अवसान करने, उसको विघटित करता है, ठीक है। वही अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। वही आपके अमेरिका, ठीक इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास में ये तमाम सारी शक्तियां नहीं है, जैसे कि न तो वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है,
न ही वो सत्र को अवसान और आहूत कर सकता है, न ही जो है वो विधेयक को स्वीकृति देता है, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। ठीक है, वहां पर जो कांग्रेस है, जो उसकी सीनेट है, उन्हीं के पास में सारी की सारी शक्तियां निहित है कानून बनाने की। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा जो नाम है वो 1954 में दिया गया। फैक्चुअल जानकारी अपन बाद में देख लेंगे। इसको राज्यों की परिषद भी कहते हैं, इसको उच्च सदन, दूसरा सदन, बड़ों का चेंबर भी कहते हैं और इसको फेडरल चेंबर भी कहते हैं। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 250 है मैक्सिमम। ये जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम संख्या क्यों रखी गई है? 245 ही वर्तमान में इसलिए रखी गई है कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा, या फिर जो हमारा एलओसी अक्साई चीन वाला एरिया है, वो अगर हमारे पास में वापस आ जाता है तो हम जो है वहां पर जो है सदस्य नए रख सकते हैं, उनके लिए हमने सीटें रिजर्व की हुई है। तो 250 में से 238 प्लस 12 में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि ये जो 12 है वो तो आपके क्या होंगे? नामांकित होंगे। और नामांकित कितने क्षेत्रों में होंगे? 4 क्षेत्रों में होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में जो है आपके ये नामांकित होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में जो 245 है उसमें से 225 प्लस 8 प्लस 12, 8 कौन से हैं? तो आपके यूटी जो है वहां पर से सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, अब राज्यों से जो ये 225 सदस्य चुने जाएंगे, इसके लिए तो अपन ने अभी पद्धति देखी ही थी कि जो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति है, उससे इनका चुनाव होगा। परंतु संविधान ने इन 8 सीटों का चुनाव किस प्रकार से होगा इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। संविधान ने यह कहा है कि संसद जिस विधि से तय करेगी उस विधि से इन यूटीज की सीटों का चुनाव किया जाएगा। और संसद ने क्या तय किया? तो संसद ने वही जो आपकी अप्रत्यक्ष पद्धति है उसी का जिक्र किया है और वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति का जिक्र किया है। ठीक है, अन्य सीटों का वर्णन जो है वो चौथी अनुसूची में। अच्छा, ये जो सीटों का आवंटन है कि किस राज्यों को कितनी सीटें मिली हुई, कि उत्तर प्रदेश को जो है वो 31 है, त्रिपुरा को 1 है, राजस्थान को 10 है। ठीक है, और इसके बारे में जब अपने अनुसूचियां पढ़ी थी तो वो तमाम सारे राज्यों की लिस्ट जो है वो भी हमने देखी थी, तो वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य सीटों का विवरण जो है वो चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। और यूटी जो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को आवंटित सीटों का वर्णन जो है वो भी हमें वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जम्मू एंड कश्मीर एक नई यूटी है। ठीक है, राज्यों में सीटों का बंटवारा जो है वो कैसे होगा? उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 31 है, त्रिपुरा में 1 है, जबकि अमेरिका में सीनेट के सभी राज्यों में प्रतिनिधि जो है वो बराबर होते हैं, 2-2 सभी राज्यों से प्रतिनिधि अमेरिकी सीनेट में होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर राज्यों की जो संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर बदलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चुनाव की पद्धति की अगर बात करें राज्यसभा की, तो अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर होता है और इसमें राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य, अच्छा, राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि राज्य विधानसभा होगी, राज्य विधान परिषद होगी। ठीक है, राज्य विधान परिषद के तो चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा, परंतु राज्य विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि पहले एक मनोनीत सदस्य हुआ करता था। एंग्लो इंडियन जो है वो पहले एक मनोनीत सदस्य हुआ करता था, जिसको कि 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से हटा दिया गया। तो हालांकि अब ये इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया कि वो, तो क्योंकि ये मनोनीत हो ही नहीं रहा तो वो वोट में कैसे भागीदारी लेगा, तो केवल निर्वाचित सदस्य ही भागीदारी लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये वाली चीज लागू नहीं होती, क्योंकि मनोनीत सदस्य ही नहीं रह गए हैं राज्यों में। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इसका चुनाव होगा और ये आंशिक रूप से खुला मतदान होगा। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत ये गुप्त मतदान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ताकि वो जो विधायक है वो अपनी पार्टी के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सके अपने पार्टी के प्रति, इसीलिए जो है हमने आंशिक रूप से खुला मतदान यहाँ पर रखा है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है वो भी 1954 में ही इसको नाम दिया गया था। पहले इसका नाम जो था हाउस ऑफ कॉमन्स था। ठीक है, जनता का सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, पहला सदन भी कहते हैं। चर्चा जिस सदन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो जिसको चर्चित सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसमें अधिकतम जो संख्या होगी वो 552 होगी, जो कि 530 राज्यों से और 20 जो है आपके यूटी से होंगे। 2 जो है आपके नामित होंगे एंग्लो इंडियन जो नामित होंगे वो क्यों नामित होते हैं? क्योंकि जब हमारे यहाँ पर प्रावधान किया गया था तब ये कहा गया था कि जब साधारण चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के दौरान अगर कोई एंग्लो इंडियन सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामांकित करेगा।
परंतु अगर चुनकर आ जाता तो 2 एंग्लो इंडियनों का नामांकन नहीं किया जाता था, मनोनीत नहीं किया जाता था। ठीक, परंतु अभी फिलहाल के लिए 2019 में जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक्ट आया है, उसके तहत इसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 243 सदस्य हैं। ये जो 7 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व रखी गई है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के लिए। ठीक है, 224 जो राज्यों से होंगे और 19 जो है आपके यूटी से होंगे। वो इसमें से 6 घटा लो, इसमें से 1 घटा के अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, राज्यों में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होगा, और ये 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसकी आयु जो थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। ठीक है, और अधिक आयु वाले जितने भी नागरिक हैं वो इसमें वोट दे सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इस मतदान पद्धति में भागीदारी ले सकते हैं। ठीक है, और जो संघ राज्य क्षेत्र जो है उनके लिए कौन सी पद्धति होगी, तो यहां पर ये लिखा गया है। अच्छा, वो जो थी हमने यहां पर जो पढ़ा था, हाँ, तो ये यहां पर जो पढ़ा था वो बेसिकली यहां वाली बात नहीं थी, वो लोकसभा वाली बात थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो संघराज्य क्षेत्र है उसके लिए संसद में नहीं बताया था, उसके लिए संविधान में नहीं बताया था कि कौन सी मत पद्धति यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही अपनाई जानी चाहिए या कोई और पद्धति अपनाई जानी चाहिए। तो संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था, संसद ये निर्धारित करे। और संसद ने निर्धारित कब किया, संसद ने संघराज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 में यह निर्धारित किया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही जो है यहां पर वोटिंग की जाएगी, यानी कि वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता जो पद्धति है, उसी से आपके ये जो यूटी है वहां पर चुनाव किस तरीके से होंगे, एफपीपीएस से ही आपके चुनाव होंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से। ठीक है, अब लोकसभा की चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष मतदान होता है, अग्रता ही विजेता प्रणाली से मतदान होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एडिशनल चीजें थी इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं कि जैसे ये जो सीटें हैं वो किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, लोकसभा की सीटें किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो संविधान में 2 बातें वर्णित है। 2 बातें कौन कौन सी वर्णित है, पहली बात तो ये वर्णित है कि जो जितनी भी सीटें होगी वो तमाम सारे जो राज्य है उनमें जो जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व को समान रूप से मानते हुए होगी। यानी कि जो पहली बात है वो ये है कि राज्यों के बीच में जो है क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है किसी छोटे राज्य को ज्यादा मिल गई और बड़े राज्यों को कम मिल गई, है ना। जो बड़ा है उसको ज्यादा सीटें मिले, जो छोटा है उसको कम सीटें मिले, जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसको उतनी ज्यादा सीटें मिले, जिसकी जितनी कम जनसंख्या है उसको उतनी ही कम सीटें मिले। ये तो बात हो गई आपके जो आपके तमाम सारे जितने भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, तो स्टेट के बीच में समानता की बात हो गई। एक दूसरी बात है कि विद इन द स्टेट, यानी कि उसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, सपोज कि ये यहाँ पर कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है और ये यहाँ पर कोई निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पर जो है आपके 4 लाख जनसंख्या है और यहां पर 8 लाख जनसंख्या है। तो आप ये देखो किस तरीके से डिसिमिलरिटी है कि दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक सदस्य लोकसभा के सांसद बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर 8 लाख का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ पर 4 लाख का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस प्रतिनिधित्व में भी समानता होनी चाहिए कि यहाँ पर भी 4 लाख या फिर 4.5 लाख। ठीक है, तो थोड़ा ही अंतर हो, इतना ज्यादा मतलब अंतर ना हो कि सीधा डबल का अंतर हो। ठीक है, तो यहां पर कितनी होनी चाहिए, 2 सीटें होनी चाहिए, एक एक 2 अलग अलग सीटें होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राज्यों के बीच में भी एक रूपता होनी चाहिए और राज्य के भीतर ही विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनमें भी एक रूपता होनी चाहिए। और इसका निर्धारण जो है हर जनगणना के बाद में, जब भी समुचित आंकड़े आ जाते हैं तो उसके बाद में इसका पुनर्समा जो आपके परिसीमन जो है वो इसका किया जाना चाहिए, ऐसा संविधान में कहा हुआ है। और इसी की पालना करते हुए संविधान संसद ने अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए हैं। तो चारों परिसीमन आयोग जब से अपनी जैसे शुरुआत हुआ है तो 1952, 1962, 1972 और उसके बाद में सीधा 2002 में ये जो चारों परिसीमन आयोग है उनका गठन किया गया था। अब ये इसके बाद में इतना गैप क्यों आया, क्योंकि यहीं पर हम देखेंगे कि 1976 में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भैया ऐसे तो क्योंकि हमने क्या किया है कि सीटें जनसंख्या के मुताबिक बढ़ाने लग गए हम, तो ऐसे तो ऐसा होगा कि जो जनसंख्या जो राज्य ज्यादा जनसंख्या पैदा कर रहा है उसको तो और फ्यूचर में फायदा होगा, तो कम से कम इनको हतोत्साहित किया जाए। इसीलिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में यह कहा कि ये जो सीटों की जो संख्या है
कौन सी सीटों की संख्या है? ये जो आपके जैसे भारत में सपोज के जो उत्तर प्रदेश है वहां पर जैसे 80 सांसद है, ठीक है, राजस्थान है वहां पर 25 सांसद है, तो ये जो 80 सांसद है और ये जो 25 सांसद है वो 2000 तक स्थिर बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। ये कहां पर बात कही गई थी? ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये बात कही गई थी कि ये जो राज्यों के बीच में जो सीटों का बंटवारा किया गया है या राज्य के भीतर ही जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण किया गया है वो 2000 तक स्थिर बना रहे, ताकि कोई भी क्षेत्र अपनी जनसंख्या को अनावश्यक रूप से न बढ़ाता रहे और अपनी सीटों को वृद्धि करने के लालच में नेता लोग भी जो है उसको वृद्धि ना देने मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रोत्साहन ना देना लग जाए, ठीक है। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। इसीलिए जो इसके बाद में आप देखो कि 1981 में 1982-92 में जो है आपके परिसीमन आयोग जो है वो गठित नहीं किया गया। परिसीमन आयोग अगेन कब गठित किया जाता है? 2002 में। तो यहां पर भी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, एक तो 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक 87वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 2001 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि जो ये जो हमने 2000 तक स्थिर किया ना, इसी सेम चीज को हम 2026 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि 2026 तक न तो किसी राज्य की लोकसभा सदस्य संख्या लोकसभा सीटों में जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी पहली बार, न ही किसी राज्य के भीतर जो है वो जनसंख्या का पुनर्समायोजन किया जाएगा। अच्छा, यहां पर जो है यहां पर पहली वाली बात जो है वो कही गई थी कि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी, परंतु दूसरी वाली बात के लिए कहा गया था कि 1991 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के भीतर, जैसे कि ये राजस्थान है तो राजस्थान के भीतर सपोज के ये जो पहले रेगिस्तान वाले एरिया में पूरे में एक सीट ही थी, परंतु अब रेगिस्तान वाले एरिया में डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पर 2 सीटें क्रिएट की जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ जगह पर जो है वो एक सीट को मर्ज किया जा सकता है, यहाँ पर एक पहले 2 सीटें थी तो उनको एक सीट में मर्ज कर किया जा सकता है। कहने का मतलब राजस्थान के भीतर भीतर जो है इन 25 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से बदला जावे तो वो किया जा सकता है 1991 की जो जनगणना है उसके अनुसार। परंतु राजस्थान की जो 25 सीटें हैं वो तो कांस्टेंट ही बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा किसमें कहा गया है? 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में कहा गया है। और 87वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 में क्या कहा गया है? 2004 में ये कहा गया है कि भैया अभी तक तो आपने किया ही नहीं है ये वाला काम 1991 वाला, और इसी बीच में क्या है कि 2001 वाली जनगणना हो गई थी और 2001 वाली जनगणना हो गई थी और उसके आंकड़े भी आ गए थे। तो इन्होंने ये कहा कि भैया आप जो है ना आप परिसीमन आयोग गठित करो, परंतु अब 2001 के आंकड़े के अनुसार राज्यों के भीतर सीटों का पुनर्सीमांकन या पुनर्समायोजन आप कर सकते हो, परंतु लोकसभा सीटों की जो संख्या है राज्यों के लिए उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा किसमें कहा गया? 87वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में कहा गया। तो देखो यहां पर क्या है कि प्रत्येक जनगणना, अच्छा इसका आधार क्या होगा? संविधान में कहा हुआ कि राज्यों के बीच में एकरूपता होनी चाहिए, उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में भी प्रतिनिधित्व में क्या होनी चाहिए? एकरूपता होनी चाहिए। और इसका आधार क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, कि एक सिमिलर जनसंख्या अलग, जैसे कि आप सपोज के 121 करोड़ जनसंख्या है अभी फिलहाल के लिए तो 135 करोड़ 140 करोड़ के समथिंग है, तो 121 में आप जो जितनी भी लोकसभा सीटें हैं 543 सभी लोकसभा सीटें थी, ठीक है, 543 का भाग दे दो 121 करोड़ में तो जितनी जनसंख्या आवे, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो, तो जितनी जनसंख्या आवे उतनी ही जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अब वो राज्यों के भीतर भी थोड़ी सी ऐसी सिमिलैरिटी होनी चाहिए और जो है 2 राज्यों के बीच में भी ऐसी सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनर्समायोजन के लिए जो है वो परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। और अब तक संसद ने कितनी बार? 4 बार परिसीमन आयोग गठित किया है, 1952, 1962, 1972 और 2002। 72 और 2002 के बीच में इतना गैप क्यों आया है वो भी आपको पता चल गया होगा कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में दोनों बातें स्थिर रखने की बात की गई थी कि राज्यों के बीच में भी जो सीटों का आवंटन है वो नहीं बदलना चाहिए और उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, जितने क्षेत्र में एक प्रतिनिधि है वो भी नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि 2000 तक जो है आप इसको स्थिर रखो और 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वो आपको ये वाली चीजें करनी चाहिए, क्योंकि 1972 में पहले ही चीजें हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज 84वें और 87वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया है? 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में ये कहा गया है कि ये जो
2000 था, पहले 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितना था, 2000 तक हमने स्थिर किया है। इस 2000 को बढ़ाकर 2026 84वें संविधान संशोधन में कर दिया। और यहां पर क्या कहा गया था कि 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों के भीतर, ठीक है, राज्यों के भीतर ही सीटों का समायोजन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो राज्य है उनकी ही सीटें बदल दी जाएगी, राज्य के भीतर जो है वो सीटों का समायोजन किया जा सकता है, जिसको कि 87वें संविधान संशोधन 2003 में 2001 की जनगणना के आधार पर जो है पुनर्समायोजन पुनर्सीमांकन की बात की गई थी। परंतु यहां पर भी वही बात की गई कि किसी भी राज्य की सीटें जितनी लोकसभा में है उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कि राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन और संयुक्तिकरण कर सकती है बिना लोकसभा में राज्यों के स्थान को बदले। ठीक है, तो ये वाली बात 87वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कही गई। अब बात करते हैं हम आरक्षण की। तो आप देखो कि हमारे जो एससी और एसटी वर्ग है उसको उत्थान के लिए, उनके जो पिछड़ापन था उसको, उसके लिए जो है उनको आरक्षण दिया गया था आपके संसद में। तो वो आरक्षण कितना है, तो वो आरक्षण आपको पता चलेगा कि लोकसभा में जो है आप देखो कि जैसे जो आपकी शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 84 सीटें हैं, जबकि जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए 47 सीटें। और ये 84 और 47 को अगर परसेंटेज में अगर हम बांटेंगे और दोनों को मिलाकर अगर काउंट करेंगे तो 131 सीटें रिजर्व हो जाती है और लगभग 24% के समथिंग हो जाती है। अच्छा, ये आरक्षण जो है वो शुरुआत में तो केवल 10 वर्ष के लिए दिया गया कि जो है हम जो है इस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए देते हैं, ठीक है। परंतु फिर बाद में समय के साथ में इसको क्या है कि हर 10 साल में बढ़ाते गए हैं और अभी 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में इसको संविधान लागू होने से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। यानी कि पहला जब हुआ था, लागू हुआ था, तब 1950 से 60 के लिए हुआ था, फिर इसको निरंतर बढ़ाते 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 इस बार 80 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यानी कि 1950 से 80 वर्ष यानी कि 2030 तक, 2020 से 2030 तक कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बढ़ाया गया, तो 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको 80 वर्ष तक बढ़ाते हुए 2020 से 2030 तक भी इस आरक्षण को लागू कर दिया, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। और ये जो है वो कितना है, तो वो देखो आपके 80 के लिए 84 सीटें हैं, ठीक है, और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। तो ये लगभग 8.6% और वो लगभग 15.5% के समथिंग होती है। कुल मिला के 24% जो है आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण में एक चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान में सपोज कि ये एक्स, ये वाई और ये जेड सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। और ये एक जो है बी सीट जो है वो आपके जनजातीय के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब ये जो सीटें हैं वहां पर कौन चुनाव लड़ सकता है, वहां पर केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए ये सीटें आरक्षित है, पहली बात। अच्छा, वो ऐसे तो किसी भी मतलब भारत के किसी भी कोने से आकर क्या कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है क्या, या कोई भी शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति यहाँ पर आकर चुनाव लड़ सकता है क्या, नहीं। वो वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो कि इस राजस्थान राज्य जो है इसकी जो 80 की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जितनी जातियां हैं, ठीक है, वही व्यक्ति जो है वो यहां से चुनाव लड़ सकेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे राजस्थान में इवन किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर चुनाव लड़ना हो ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदाता होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये वाली जो बात है वो पहले तो राज्यसभा के लिए भी लागू थी कि राज्यसभा की भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए या किसी भी राज्य से चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी था। परंतु इसको 2003 में फिर जो है 2002-3 में इसको निरस्त कर दिया। अब केवल लोकसभा के लिए ही ये बात लागू है कि जो भी लोकसभा सांसद जिस भी क्षेत्र से चुन के आ रहा है वो उसी क्षेत्र की निर्वाचक जो नामावली है, निर्वाचक जो लिस्ट है, यानी कि वोटिंग जो वोटर्स की जो आईडी वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट का सदस्य होना चाहिए, उस वोटर लिस्ट का मतदाता होना चाहिए। कौन? लोकसभा सांसद। राज्यसभा सांसद के बारे में ये वाली जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई थी 2002-3 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि सामान्य से, अच्छा, ये जो आरक्षित व्यक्ति है यानी कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति क्या केवल इन तीनों ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं। वो जो यहाँ पर डब्ल्यू सीट है या यहाँ पर जो है आपके FGHIJKLM जितनी भी सीटें हैं वहां पर से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। परंतु इस सीट से तो 80 वाला बंदा ही लड़ेगा, यहाँ पर से कोई भी सामान्य वाला बंदा नहीं लड़ सकता। इन वाली सीटों से कोई भी सामान्य वाला बंदा नहीं लड़ सकता। इस वाली सीट से
कोई भी, ना तो सामान्य वाला, न एससी वाला, न ओबीसी वाला, कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता, केवल एसटी वाला व्यक्ति ही लड़ सकता है। जिस प्रकार से ये सीटें एससी के लिए रिजर्व है, उसी प्रकार से ये वाली सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी अन्य जगहों पर तो एससी का भी लड़ सकता है, एसटी का भी लड़ सकता है, ओबीसी का भी लड़ सकता है, जनरल का भी लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई, सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु रिजर्व से तो केवल वही सदस्य चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 है ना, और 87वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। तो वही बात जो अपन ने पहले पढ़ी थी कि 84वें संविधान संशोधन में तो 1991 के अनुसार इन जनजातियों वाली सीटों की जो आरक्षित सीटें उनको पुनर्निर्वाचन, पुनर्नामांकन की बात की गई थी, मतलब पुनर्समायोजन की बात की गई थी। और 87वें संविधान संशोधन में 2001 की जनगणना के अनुसार इनके पुनर्समायोजन की बात की गई थी। ठीक है। 87वें संविधान संशोधन के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार आरक्षित सीटों के पुनर्नियत करने या पुनर्समायोजन करने की बात की गई थी। ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट अपन ने सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ी लिया है, अग्रता ही विजेता। हालांकि इसमें क्या खामी क्या है, ये इसकी एक क्या है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो है वो सुरक्षित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने अभी देखा था कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो हमने काउंटिंग लिखी थी, ठीक है, 9 10 11 12 13, तो ये व्यक्ति जीत गया, तो ये जो 84 वोट है वो तो किसी भी काम के नहीं रहे ना। तो इन 84 वोटों को भी महत्ता दी जावे, उसके लिए जरूरी है कि अग्रता ही विजेता पद्धति को न अपनाया जाए। ठीक है। इसी के साथ में आप देखो, परंतु तत्कालीन मतदाताओं की शैक्षणिक स्तर जो है वो क्योंकि कम था, इसीलिए हमने अग्रता ही विजेता पद्धति को अपनाया। क्योंकि जो आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति है उसमें तो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को किस प्रकार से हम जो अशिक्षित जनता है उसके सामने रख सकते हैं कि आप जो है इसमें जो है आप प्रेफरेंस के अनुसार मतदान करो, या फिर वो एकल संक्रमणीय होगा, ये दूसरा प्रेफरेंस दो, तो वो जो अशिक्षित जनता थी उसके सामने असंभव था, इसलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट को अपनाया। इसी प्रकार से हमारी संसदीय व्यवस्था में हम क्या है, स्थिर सरकार चाह रहे थे। भैया भले ही कोई 84 जो वोट मिल रहे वो ना आए, परंतु एक जो व्यक्ति चुनकर आ रहा है वो सर्वाधिक वोट वाला चुन के आ जाए। परंतु अगर फर्स्ट पास द वो होती आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता, तो यहां से हो सकता है कि 3 अलग अलग मेंबर जो है उनकी अलग अलग वोटिंग होती और तमाम सारी चीजें होती, तो वहां पर अस्थिर सरकार बनने की संभावना होती। कोई भी एक जो है बहुमत के पास वाली सरकार नहीं बन पाती, अनेक सारे ग्रुपों के अलग अलग जो सांसद है वो चुनकर आ जाते। तो इसी के लिए जो है हमने ये वाली आर्थिक स्थिरता वाली बात को आप काट सकते हैं, क्योंकि वो जो आर्थिक स्थिरता वाली बात जो है वो हम इसमें लिखेंगे कि हमने क्यों अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया। तो वहां पर ऐसा है कि वहां पे खर्चा थोड़ा कम लगता है, इसीलिए आर्थिक स्थिरता के लिए हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया। ठीक है। तो इसीलिए जो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट को चुना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में निरंतर रूप से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहली जो लोकसभा है उसका गठन कब हुआ। कई बार इसकी दिनांक भी पूछ ली जाती है। तो 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहली जो लोकसभा है उसका गठन हुआ, मतलब लोकसभा चुन ली गई थी और सबसे पहले गठन कब हुआ था, 1952 को इसका हुआ था। और जो पहला जो सत्र है इस लोकसभा की, पहला जो सत्र है, पहली जो बैठक है वो कब से आयोजित की गई, मतलब संसद का पहला जो सत्र है लोकसभा का वो कब हुआ, तो 13 मई 1952 से ये सत्र हुआ। यानी कि 17 अप्रैल को तो इनका चुनाव कर लिया गया, ठीक है, और 13 मई को इनकी पहली बैठक हुई। ठीक है। तो ये इस तरीके से 17 और 13 30 भी होता है, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है भैया, तो 18वीं लोकसभा है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है। ठीक है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जीवी मावलंकर जो थे, जो कि जब अपना संविधान सभा बन रही थी तब भी जो है अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है। व्यवस्था चलाने के लिए जब कर रहे थे, तो जीवी मावलंकर जो है वो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष है। 1952 से 1956 तक ये रहे थे। ठीक है। और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष की अगर कोई बात कहे या फिर ये कहे कि पहला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था, तो वो था जो आपके अनंत सैनम अयंगर जो थे, वो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हमें कोई ये पूछे कि सबसे सर्वाधिक अवधि के लिए कौन लोकसभा अध्यक्ष रहा है,
तो वो इंदिरा गांधी के समय बलराम जाखड़ रहे हैं, वो 90 लोकसभा अध्यक्ष थे, जो कि 1980 से 1989 तक सबसे लंबा कार्यकाल इंदिरा गांधी ने इनको दिया था। ये पहली बार चुन के आए थे और इनको जो है वो सीधा इतने समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। जब कोई पूछे कि पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो मीरा कुमार थी, ठीक है, और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, ठीक है। फिर बीजेपी ने भी जब एनडीए गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के मोदी सरकार चुन के आई थी, तब उन्होंने भी जो है दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया था सुमित्रा महाजन के रूप में। और 17वीं और 18वीं लोकसभा में तो आपको पता ही है ओम बिरला साहब जो है लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता अगर हम बात करें तो वो विपक्ष के पहले नेता कब चुने गए, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के लिए 10% जो मत है, 10% जो सीटें हैं वो जीतना जरूरी है। तो सुभग सिंह जो है, राम सुभग सिंह जो है वो पहले विपक्ष के नेता है, जो कि 1969-70 में जब इंदिरा गांधी थोड़ी सी जो है वो त्रिशंकु सरकार जैसी स्थिति बनी थी, तो उस समय जो है आपके सुभग सिंह जो है वो चुनाव मतलब विपक्ष के नेता, पहले विपक्ष के नेता बने। और विपक्ष के नेता को मान्यता जो है आपके 1977 में जो है वो पहली वैधानिक मान्यता मिलती है। अब हम यही बात राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। वहां पर कब हुआ था? तो वहां पर हमने देखा था कि 17 अप्रैल 1952, यानी कि 3 अप्रैल 1952 को इसका पहले ही हो गया। तो 17 अप्रैल 1952 को किसका हुआ है? लोकसभा का हुआ है, ठीक है। और 3 अप्रैल 1952 को किसका हुआ है? आपके राज्यसभा का। मतलब राज्यसभा का पहले ही हो गया था, लोकसभा का बाद में हुआ, ठीक है, चुनाव, ठीक है। अब ये चुनाव होके इनका गठन हो गया। अब इनकी बैठक जो है वो बैठक एक ही दिन आयोजित की जाती है, वो होती है 13 मई, ये 13 मई है, 13 मई 1952 को इनका चुनाव किया जाता, मतलब इनका पहली जो सत्र है वो आयोजित किया जाता है 13 मई 1952 को, ठीक है। अगर हम देखें कि ये जो नाम है राज्यों की परिषद से राज्यसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल से लोकसभा, ये कब किया गया? तो 23 अगस्त 1954 को तो राज्यों की परिषद से राज्यसभा नाम किया गया, और 14 मई 1954 से हाउस ऑफ पीपल का नाम क्या कर दिया गया था? लोकसभा कर दिया गया था। ये तो हो गई इनके बारे में फैक्चुअल जानकारी। अब हम कुछ और बातें संसद जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये बातें कौन कौन सी हैं? जैसे कि सबसे पहली बात है कार्यकाल की। तो कार्यकाल जो है वो देखा जाए तो लोकसभा का तो 5 साल जैसे ही उसका पहला सत्र गठित होता है, पहला सत्र मतलब पहले सत्र में वो बैठती है, पहली बैठक जो होती है, उसके बाद से 5 साल तक जो है वो लोकसभा अस्तित्व में बनी रहती है। परंतु राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में संविधान जो है उसने कुछ नहीं कहा था, संविधान ने कुछ नहीं कहा था। और संविधान ने ये बात छोड़ दी थी कि संसद के ऊपर के संसद डिसाइड करे कि लोकसभा, राज्यसभा के जो सांसद है, राज्यसभा के जो सदस्य है, उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो संसद ने क्या डिसाइड किया है? 6 वर्ष डिसाइड किया था। अब 6 वर्ष डिसाइड किया और ये कहा कि इसके हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाने चाहिए। अब सेवानिवृत्त 1/3 सदस्य हर 2 साल में हो जाएंगे, तो कहने का मतलब है सपोज के ये है आपके, और यहाँ पर सपोज के अभी तो 245 सदस्य है, परंतु सपोज के आप ऐसा समझो कि 150 सदस्य है, ठीक है। 150 सदस्यों को 3 टुकड़ों में तोड़ो तो 50, 50 और 50, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होने चाहिए। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा कि 1952 में जो है इसका गठन हो गया था, तो 1952 में तो सारे के सारे ही सदस्य एक साथ चुन लिए गए थे, तो फिर सबके सब रिटायर तो आपके जो है 1958 में होने चाहिए। तो फिर वापस 1/3 वाला चीज या ये वाली चीज कब एप्लीकेबल होगी? तो शुरुआत में जब चुनाव हुआ था तब शुरुआत में लॉटरी पद्धति से इनका कार्यकाल तय किया गया था। जैसे कि एक बॉक्स में लॉटरी डाली गई थी कि इनमें से कौन केवल 2 साल के लिए ही रहेगा, कौन केवल 4 साल के लिए रहेगा, कौन 6 साल के लिए रहेगा। तो जैसे ही लॉटरी डाली गई, उन सदस्यों का नाम डाला गया, तो उसमें से जो निकाला गया उसके आधार पर इन सदस्यों का कार्यकाल तो 2 वर्ष ही रखा गया, यानी कि 1952 से 1954 में ही ये 50 सदस्य रिटायर हो गए और इन 50 सदस्यों का फिर से चुनाव हुआ। इन 50 सदस्यों का क्या हुआ? फिर से चुनाव हुआ। कौन सी पद्धति से? वही अप्रत्यक्ष पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव हुआ। और यहाँ से जो सांसद चुने जाएंगे वो कब तक रहेंगे? 1960 तक। 1954 से 6 वर्ष कितना होता है? 1960 तक। अब ये 4 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि 1952 से 4 वर्ष 1956 तक रहेंगे। 1956 के बाद में फिर से इनका चुनाव होगा,
तो ये कब तक रहेंगे, 1962 तक रहेंगे। फिर ये जो है, क्योंकि 6 वर्ष के लिए चुन लिए गए थे लॉटरी पद्धति से, तो ये 1958 तक सदस्य बने रहेंगे। और 1958 में जब इनका चुनाव होता है तो ये जो है 1964 तक बने रहेंगे। अब ये जो सेकेंड लेयर में जो आप देखो कि किस प्रकार से हर 2 साल में चुनाव हो रहे हैं, और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, नए सदस्य चुनकर आ रहे हैं 6 वर्ष के लिए। देखो 1954 के 2 साल बाद में 1956 कितने 1/3 सदस्यों का चुनाव हुआ है, यानी कि 50 सदस्यों का चुनाव हुआ है, और ये 6 साल के लिए चुन के आ रहे हैं, ये भी 6 साल के लिए चुन के आए थे। फिर इसके बाद में 2 साल बाद में इसका चुनाव हुआ है, ठीक है, 1958 में इसका चुनाव हुआ है। फिर बाद में 2 साल बाद में किनका चुनाव हो जाएगा, इनका चुनाव हो जाएगा। फिर 2 साल बाद में किनका चुनाव हो जाएगा, इनका चुनाव। फिर 2 साल बाद में इनका चुनाव। इस प्रकार से हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, और अगले 6 साल के लिए नए सदस्य, राज्यसभा सदस्य जो है वो चुन लिए जाएंगे। ये तो हो गई राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की बात। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल तो है वो 5 साल ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो सदस्यों की जो अहर्ता है वो कितनी होती है, ठीक है। तो अहर्ता की अगर हम बात देखें, एक बार पहले कार्यकाल को देख लेते हैं। कार्यकाल में चीजें जो है हमने सारी पढ़ ली है। निरंतर चलने वाला सदन। अच्छा, राज्यसभा को निरंतर चलने वाला सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। आप यहां पर देखो कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल है। ये राज्यसभा सदस्य जो है, सांसद जो है, उनका कार्यकाल है। जबकि लोकसभा सांसद का कार्यकाल कितना है, 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल, क्योंकि 5 साल की अवधि के बाद में क्या लोकसभा विघटित हो जाती है, नई लोकसभा पूरी की पूरी बनती है। जबकि इसके तो 1/3 सदस्य ही सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में, यानी कि ये जो है वो निरंतर चलने वाला सदन है। कैसा है ये, निरंतर चलने वाला सदन है, ठीक है। जबकि ये जो है वो अस्थायी सदन के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि किस तरीके से ये निरंतर चलने वाला सदन है, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, और इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान ने भी राज्यसभा सदस्यों की पदावधि जो है वो निर्धारित नहीं की थी, अभी तो संसद पर छोड़ दिया था। और संसद ने ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट भी कहते हैं, ये 1951 का एक्ट था जो कि संसद ने बनाया था। और इस आरपीए 1951 के अंदर ही 6 वर्ष के लिए जो है आपके कार्यकाल निर्धारित किया था। किसका कार्यकाल निर्धारित किया था, राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया था। शुरुआती सदस्यों को लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्त किया जाएगा, तो ये अपन ने देख ही लिया। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो तो 5 साल का होगा, खुद लोकसभा का भी और लोकसभा सांसदों का भी, ठीक है। यानी कि 5 साल में तो ये खुद ही, 5 साल पश्चात तो ये खुद ही क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। हालांकि आपातकाल में कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा होता है, तो आपातकाल में 1 साल के लिए अनुमति उपरांत इसकी 1 साल पदावधि जो है लोकसभा की वो बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर लोकसभा अनुमति देती है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, तो फिर वो 1 साल के लिए बढ़ाई जाती है लोकसभा की पदावधि, और ये एक एक साल बढ़ा बढ़ा के अनंत काल तक बढ़ाई जा सकती है। परंतु अगर आपातकाल खत्म हो गया है, जब तक आपातकाल चल रहा है तब तक तो आप बढ़ा सकते हो, परंतु जैसे आपातकाल खत्म हो गया है, तो आपातकाल खत्म होते ही 6 महीने के भीतर भीतर जो है आपके नए चुनाव करवाने पड़ेंगे, अन्यथा जो है वो संवैधानिक संकट उपस्थित मतलब है ना, आ जाता है, ठीक है। आपातकाल जो है 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह विस्तार जो है आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली बात अपन ने देख ली। अब जो है हमें पढ़नी है अहर्ता। देखो अहर्ता जो है वो एक तो संविधान में लिखी हुई है, एक क्या है कि आपके आरपीए एक्ट 1951 में भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले अहर्ता की अगर हम बात करें तो संविधान में क्या लिखी हुई है, तो संविधान में ये लिखी हुई है कि जो सदस्य है, जो भी व्यक्ति है, वो अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है, अगर लोकसभा का सांसद बनना चाह रहा है, राज्यसभा का सांसद बनना चाह रहा है, तो वो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो लोकसभा का सदस्य चुनना चाह रहा है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा का सदस्य चुनना चाह रहा है तो वो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक भैया। तीसरी बात क्या है कि संसद, अगर कोई भी संसद जो निर्धारित करे, और इसी के तहत आप देखोगे कि यहाँ पे आरपीए 1951 में किस प्रकार से संसद कौन सी अहर्ता निश्चित करती है सदस्यों की, तो वो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखो यहाँ पर के, जैसे यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष
भारतीय संविधान की निष्ठा की, ठीक है, भारतीय संप्रभुता, एकता की, अखंडता की उसकी शपथ लेगा। ठीक है, ये भी जो है अहर्ता लिखी हुई है किसमें, संविधान में ऐसी लिखी हुई है। और ये हमने पढ़ा भी था जब हमने राणा भवी स यानी कि तीसरी अनुसूची पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि सांसद के जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी शपथ भी कहां पर, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और वो शपथ कहां पर दिलाई जाती है, ये इसकी अहर्ता के तहत किसी भी जो जैसे चुनाव होता है कलेक्टर के द्वारा लिया जाता है, तो उनके द्वारा ये अभ्यर्थियों को भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा और सदस्य की अहर्ता जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें यह कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत की नागरिकता त्याग दे, भारत की नागरिकता अगर वो त्याग दे और किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार ले या किसी अन्य देश की निष्ठा जो है उसको स्वीकार ले, तो वो जो है वो आपके क्या बनेगा, मतलब वो जो है वो, अच्छा ये निहरता में होगा, एक मिनट, ये कौन सा पेज चल रहा है, हाँ अच्छा, इसमें तो वो जो अपन ने बात वहां पे बताई थी वो वाली बात ही है कि आरपीए 1951 में ये कहा गया था कि जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है उस पर तो यही वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा जो कि उस राज्य की आरक्षित लिस्ट का सदस्य है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर वही व्यक्ति जो चुनाव लड़ पाएगा जो कि वहां के निर्वाचक मंडल, वहां के निर्वाचक जो मतावली है यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो वोटर लिस्ट है यानी कि मतदाता जो सूची है, मतदाता सूची का सदस्य होना चाहिए वो। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के लिए जो है ये 2003 में जो है वो अवैध घोषित कर, मतलब ये इसको हटा दिया गया था। यानी कि ये वाली जो चीजें हैं, इन दोनों ही चीजों को अहर्ता में अगर देखना चाहे तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की निष्ठा और भारत की संप्रभुता और अखंडता की क्या उसको शपथ लेनी चाहिए। और संसद जो भी उल्लेखित करे, संसद ने आरपीए 1951 में क्या उल्लेखित किया है, लोकसभा हेतु उसे निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, और राज्यसभा हेतु भी ऐसा प्रावधान था, परंतु 2003 में इसको अस्वीकार मतलब इसको समाप्त कर दिया, और 2006 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है मान्यता दे दी कि हाँ ये जो संसद ने काम किया है वो सही किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आरक्षित सीट पर अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहा है राज्य या संघराज्य क्षेत्र में, तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची होती है उस राज्य की, उसका भी इसको सदस्य होना चाहिए, मतलब उसी जाति का वो होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन निहरता की, तो निहरता में कौन कौन सी बातें की गई है, तो निहरता में ये बात की गई है कि पहली बात तो वो जो है संविधान में कौन सी बात की गई है, संविधान में ये कहा गया है कि वो जो है वो विकृत चित्त और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि पागल और बैंक के द्वारा जो बैंकरप्ट होता है दिवालिया नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जो है किसी अन्य देश की नागरिकता, वो जो है वो किसी अन्य देश की नागरिकता भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी निष्ठा अगर उसकी निष्ठा जो है वहां पर वो कर दे, किसी अन्य राज्य के प्रति निष्ठा जाहिर कर दे, ठीक है, या उसकी नागरिकता को स्वीकार कर ले या फिर भारत की नागरिकता त्याग दे, तो भी जो है वो क्या हो जाएगा, निहर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में वो निहर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी राज्य जो आपकी संसद जो भी तय करेगी निहरता, वो भी निहरता होगी। और संसद ने आरपीए 1951 में क्या तय किया है, संसद ने कुछ चीजें कही है कि आरपीए 1951 में पहली बात यह कही है कि अगर वो व्यक्ति जो है वो आपके सती प्रथा, आपके दहेज और इस प्रकार की जो प्रथाएं होती है इनका अगर इनसे अगर संबंधित पाया जाता है तो वो निहर होगा। दूसरा, अगर वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, या लोगों में जो असद्भाव होता है या फिर सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, असद्भाव उत्पन्न करने वाला कोई भाषण देता हुआ पाया जाता है, तो भी जो है वो निहर होगा। अगर वो अपने चुनाव का ब्यौरा देने में, चुनाव का ब्यौरा देने में अगर असफल होता है तो भी वो निहर होगा। इसके अतिरिक्त भी आरपीए 1951 में कई सारी निहरताएं
शामिल की गई थी। तो उन निहरताओं को देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी है। तो निहरताओं में सबसे पहले ये देख लो कि संघ राज्य क्षेत्र में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए? तो संघ राज्य क्षेत्र में जो भी सदस्य है वो, हाँ, यहां पर एक निहरता ये भी रह गई थी कि निहरता में ये जो है वो व्यक्ति वो किसी भी संघ सरकार में या राज्य सरकार में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर भी आप देखोगे कि कोई ऐसा निगम है जिसमें कि सरकार की 25% भागीदारी है, तो उस निगम का वो सदस्य नहीं हो सकता। या फिर आप किसी भी ऐसे ठेकेदारी में जो है वो, या फिर कोई भी सरकारी जो काम है उसमें दिलचस्पी ना लेते हो, तो वहां पर भी जो है आप अहर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें यहाँ पर निहरता में कही गई थी कि सांसद में कौन कौन से निहर होंगे। तो पहली बात, संघ और राज्य सरकार में कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो है कहीं से सैलरी नहीं उठाते होने चाहिए। आपको अगर पागलपन और दिवालिया अगर न्यायालय ने घोषणा कर दी है, ठीक है, बैंकरप्ट अगर न्यायालय ने ठहरा दिया है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत की नागरिकता अगर आपने त्याग दी है, विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या विदेशों के प्रति निष्ठा जो जाहिर कर दी है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और संसद जो भी निहरताएं तय करे, संसद ने क्या निहरताएं तय करी है? तो 6 निहरताएं यहाँ पर तय करी है कि चुनाव में अपराध के आप दोषी हो, या फिर 2 वर्ष से आपको सजा मिल गई हो, या चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में आप क्या हो? असफल हो। ठीक है, सरकारी ठेकों में आपकी दिलचस्पी हो, या फिर निगम के लाभ के पद पर आप हो जिसमें कि सरकार का कितना हिस्सा हो? 25% हिस्सा हो, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप भ्रष्ट आचरण के या विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने के दंडित के मतलब शत्रुता बढ़ाते हुए पाए जाते हैं, तो भी इन मामलों में अगर आपको दंडित किया गया है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप छुआछूत, सती और दहेज में संलिप्त हो, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये जो आरपीए 1951 में जो निहरताएं हैं, इन निहरताओं को तय करने के लिए कौन इलिजिबल होगा? तो वो राष्ट्रपति ये निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति जो है इन निहरताओं के दायरे में आता है और कौन सा व्यक्ति नहीं आता है। ये राष्ट्रपति कैसे तय करेगा? तो ये चुनाव आयोग से परामर्श लेगा कि ये फला व्यक्ति क्या वास्तव में दहेज और सती प्रथा या फिर किसी भी भ्रष्ट आचरण का दोषी है, या ये ठेके सरकारी ठेकों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं ले रहा है, 2 साल की सजा मिली हुई है नहीं मिली हुई है, चुनावी अपराध किया हुआ कि नहीं किया हुआ। तो ये राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? इलेक्शन कमीशन से सलाह लेगा। और इलेक्शन कमीशन जब उसको सलाह दे देता है, तो राष्ट्रपति का फैसला यहाँ पर अंतिम होगा, उसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। 1951 में राष्ट्रपति का फैसला जो है वो अंतिम होगा, और चुनाव आयोग जो है उसकी राय के उपरांत ही लिया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग की राय के उपरांत ही इसको लिया जाएगा। अब दल बदल की बात कर लेते हैं। ठीक है, दल बदल के बाद में अब हमें पढ़ना तो वैसे जो था ये तमाम सारी चीजें थी, तो हम दल बदल से जो है वो कल भी पढ़ सकते हैं। हाँ, फिर भी दल बदल वाला जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं केवल बस। ठीक है, तो दल बदल कब होता है? तो दल बदल वाले मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति को। पहली बात। दूसरी बात, दल बदल का दोषी कौन होता है? तो दल बदल का दोषी वो व्यक्ति होता है, वो सांसद होता है जो चुना तो अपनी पार्टी के मत चिन्ह से चुना गया था, परंतु उसने अपनी पार्टी से सदस्यता से त्याग दे दिया, पार्टी की सदस्यता से त्याग दे दिया, तो वो जो है दल बदल का दोषी हो सकता है। दूसरा, अगर कोई जो है आपके मनोनीत सांसद है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, तो वो 6 महीने बाद, अगर वो मनोनीत सांसद है, अगर वो 6 महीने बाद किसी दल का सदस्य बन जाता, अगर 6 महीने पहले पहले किसी दल का सदस्य बनता, तब तो दल बदल का दोषी नहीं होगा। परंतु अगर वो 6 महीने बाद अगर किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वो दल बदल का दोषी होगा। दो हो गए मामले। तीसरा कौन सा मामला हो सकता है? तीसरा ये मामला हो सकता है कि अगर वो निर्दलीय चुना गया है और वो किसी अन्य दल में शामिल हो गया है। निर्दलीय चुना हुआ व्यक्ति भी अगर किसी दल में शामिल हो जाता है, तो भी वो दल बदल का दोषी हो जाएगा। तीसरी बात, अगर वो अपने पार्टी के जो दिशा निर्देश है, पार्टी के द्वारा जो उसको निर्देश दिए गए उसकी पालना नहीं करता, तो भी वो दल बदल का दोषी होगा। राजनीतिक दल अगर अब निर्देशों की अवहेलना करता है, तो भी वो दल बदल का दोषी होगा। जिस दल से वो टिकट से चुनाव जीता है, उस दल से वो त्याग दे, तो भी वो दल बदल का दोषी होगा। ठीक है, इसके साथ में आज वाली क्लास को तो एंड करते हैं, फिर अपन कल जो है इसको और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की लेक्चर सीरीज में वैसे भी 1 2 3 वीडियो बननी ही है, तो हम इसके बाद में इसको स्टार्ट कर देंगे ताकि कोई भी एक वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें,
और आपका दिन शुभ हो और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।